टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं उपस्थित हूं आज के नए सेशन में और आज का हमारा टॉपिक गणित एवं शिक्षा शास्त्र से लिया गया है। इसमें कि टीटेट दिसंबर 2021 के 30 दिसंबर को पूछा गया यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो कि आपको हल्के में लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल को इसमें शामिल किया गया है। ज़्यादा टफ सवाल तो नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है। आपको इस सवाल को करने में टाइम लग सकता है, इसमें कहीं कोई शक संदेह नहीं है। लेकिन रेगुलर यदि आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और आपका तैयारी अच्छी रहेगी तो आपको वहाँ पे परीक्षा में समय ज़्यादा नहीं लगेगा। अभी आपके पास समय है। आपके एग्ज़ाम में अभी 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा। तो अभी आपके पास समय है। समय रहते आप तैयारी करते रहिए। तो आज का हमारा सेट नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 सेट मैथ का कर चुके हैं। यह आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 जिनका साइंस है उनको भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें पेडागोजी के क्वेश्चन भी हैं शामिल और कैलकुलेटिव क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपको 6 to 8 में भी पूछने के लायक सभी क्वेश्चन हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल को इसमें लिया हूँ। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस सेशन से जुड़ सके और हमारी इस वीडियो को देख पाएंगे। और हमारा CDP का कंप्लीट क्लास जिसको बोल सकते हैं आप, कंप्लीट क्लास का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। कल मैंने वीडियो 1 क्लास 1 को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसका पहला वीडियो मैंने अपलोड किया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड 5 वीडियो अभी मैं और अपलोड करने जा रहा हूं, जिसमें 4 क्लास होगा और अंतिम जो वीडियो होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन आपको वहां मैं करवा दूंगा रिवीजन के तौर पे, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। और वह सब प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। जितना भी VVI क्वेश्चन होगा वह सभी क्वेश्चन को मैं उसमें करवाऊंगा। और इससे पहले आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहां से CDP, मैथ और EVS के पिछली सभी वीडियो को देख सकते हैं। और अधिक से अधिक शेयर करें। मैं एक बार फिर बोलूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप शेयर करेंगे उतना अधिक से अधिक लोग हमारे इस सेशन में जुड़ सकेंगे। तो चलिए अब हम प्रश्नों को लेते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है वह है, यदि आलू, टमाटर और प्याज के मूल्यों रुपयों में क्रमशः 20 रुपया प्रति किलोग्राम, 20 रुपया प्रति 500 ग्राम और 12 रुपया 25 पैसा प्रति 250 ग्राम है। 2 किलोग्राम आलू 20 रुपया प्रति किलोग्राम है, तो 20 दूनी 40 रुपया इसका मूल्य हो जाएगा। 20 रुपया प्रति हाफ किलोग्राम अर्थात 500 ग्राम टमाटर है, तो यहाँ पे 500 ग्राम टमाटर लिया है। तो 500 ग्राम टमाटर का जो होगा वो हो जाएगा 1 गुना 20, क्योंकि 20 का 500 ग्राम दे रहा है, तो यह हो जाएगा 20 रुपया।
उसके बाद यहाँ पे 0.75 किलोग्राम अर्थात ये 1.25 किलो जिसको हम बोल सकते हैं 750 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम लिखा गया प्याज खरीदने के लिए। तो 250 ग्राम में प्याज लेने में 12 रुपया 25 पैसा लगता है। तो 750 ग्राम प्याज बराबर 3 गुना 12.25। अब आप कहिएगा यहाँ पे आप 3 कैसे लाए सर? तो 250 ग्राम का 3 गुना होता है 750 ग्राम। यदि आप 750 ग्राम में 250 ग्राम से भाग दीजिएगा तो यह 3 गुना होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 गुना किया, क्योंकि 250 ग्राम का मूल्य 12 रुपया 25 पैसा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 तिया 36 रुपया 75 पैसा। इसको आप यदि ऐड कर लेते हैं तो 75 पैसा 6 3 2 5 4 9 96 रुपया 75 पैसा कुल मूल्य हो गया, जो कि आपको दुकानदार को देने हैं। प्याज खरीदने के लिए आवश्यक राशि में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो अब इसको 25 पैसा का सिक्का बनाना है 96 रुपया 75 पैसा को। तो 96 रुपया है, इसको यदि 4 से हम गुना कर लेते हैं तो हमें पैसा इसका जो 25 पैसे के सिक्का है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 384 सिक्का, और यह 75 पैसा है। तो 75 पैसा का मतलब हुआ 3 सिक्का, 75 पैसा का मतलब हुआ 3 सिक्का। तो 387 सिक्के होंगे 25 पैसे के। आपका आंसर हो जाएगा 387, ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसको समझ गए होंगे, इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ समझना है कि 20 रुपया प्रति किलोग्राम आलू, टमाटर 20 रुपया में आधा केजी 500 ग्राम, और 12.25 रुपया में 250 ग्राम मिलता है प्याज। तो 2 किलोग्राम आलू, 500 ग्राम टमाटर और 1.25 किलो 0.75 किलोग्राम प्याज खरीदने के लिए आवश्यक राशि में 25 पैसा का सिक्का, वह जो आपको पैसा देना था उसमें कितना 25 पैसा का सिक्का आएगा, तो आप इस तरह से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान सवाल है। लेकिन प्रत्येक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आता है, 1 to 5 पेपर 1 के लिए ऐसा क्वेश्चन निश्चित ही आता है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? प्राकृत संख्या बराबर होता है गिनती की संख्या, अर्थात 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। यह सभी जितना है यह सभी प्राकृत संख्या है। यहाँ पे कह रहा है n एक प्राकृत संख्या है, n बराबर 1 2 3 4 5 तो ऑन हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें से सबसे छोटी संख्या, आपको ऑप्शन देख के बताना है। तो n बटा 2 बराबर 1 बटा 2 0.5, 2 बटा 2 बराबर 1, 3 बटा 2 बराबर 1.5, इस तरह से आ रहा है। दूसरे में यदि करते हैं n इंटू 0.7, यहाँ पे गुना किया है, तो यहाँ पे हम गुना करते हैं तो n का मान यदि 1 लेते हैं, 1 इंटू 0.7 बराबर 0.7। अब अगला ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पे दिया है n बटा 1.2, तो यदि 1 बटा 1.2 करते हैं तो यहाँ पे आता है हमें 0.83। अब यदि n इंटू 1.2 करते हैं तो 1 इंटू 1.2 बराबर 1.2। तो यदि आप इस चारों को देखते हैं तो इस सब में सबसे छोटा जो है वो 0.5 है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। आपको इसको ज़्यादा दूर तक नहीं देखना है, आपको एक रख के ही
एक रख के, मैंने सब जगह एक ही रखा है, एक रख के ही आपको चेक कर लेना है कि सबसे छोटा संख्या मेरा किसमें आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान सवाल है। अब है 257 के संख्या को द्विआधारी, जिसको बाइनरी बोलते हैं। बाइनरी प्रस्तुतिकरण में कितने अंक होंगे, तो आपको इसका बाइनरी बनाना है। देखिए, बाइनरी बनाने के कई नियम हैं। एक आप जो है सो भाग करके बना सकते हैं, और एक है कि उसके करीब के संख्या तक पहले हम निकाल लेंगे, फिर वहाँ से आप बना सकते हैं। तो हम इसको पहले आपको भाग विधि से बता रहे हैं। 2, 5, 7 है, इसमें हम 2 से भाग देते हैं। 2 एकम 2, 128 दूनी 256। यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो आ जाएगा वह 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर इसमें 2 से भाग देते हैं, 64 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर 2 32 आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। फिर 2 16 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 2 से देंगे 8 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 2 से देते हैं 4 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 2 से देते हैं 2 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 2 से भाग देते हैं, यह 0 आ जाएगा। 2 एकम 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसको नीचे से यदि ऊपर हम ले जाते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, 5, 7। ये डेसिमल नंबर है, इसका बेस 10 होगा। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो 0 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 1। ये आपका हो जाएगा बाइनरी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक दूसरा मेथड ये भी है कि आपको यदि बाइनरी निकालना है, तो इसके लिए आपको कुछ संख्या याद करना होगा। जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। इस तरह से ये सीरीज है। ये सीरीज आपको सिर्फ याद रखना है। आपको जहाँ तक संख्या को, जैसे मुझे 257 का निकालना है, तो इसके आसपास 256 तक हमने संख्या को यहाँ पे लिया हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगा, 256 और 1 जोड़ने के बाद आपका 257 हो जाता है। तो इस दोनों को ऑन रखना है, अर्थात 1 लगा देना है, बाकी सब में 0 डाल देना है। 3, 4, 5, 6, 7। तो मेरा आया हुआ था, आप देख लीजिए 1, बीच में 7 को 0 आया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 1 है। ये आपका आंसर यहाँ से आसानी से आपका निकल जाएगा। मान लीजिए आपको यदि 28 का निकालना है, 28 का निकालना है, 28 का यदि बाइनरी निकालना है, तो 28 को पहले हम 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 0 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 7, यहाँ पर भी 0 आएगा। फिर 2 से यदि हम भाग देते हैं, तो 2 तिया 6, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब जो मेरा आ रहा है 1, 1, 1, 0, 0 आ रहा है, 1, 1, 1, 0, 0 आ रहा है, ये बाइनरी आ रहा है। यदि हमको इस फॉर्मूला पे निकालना है, तो हम देखिए कितना आसानी से निकाल लेते हैं। आपको याद रखना है 2, 1, 4, 8, 16 के बाद 32। तो आपको निकालना है 28 का। 16, 8, 24, 4, 28। तो इसको 1, 1, 1, 0, 0 यहाँ से आपको आसानी से निकल गया। तो इसी तरह आप 2 मेथड से इसको निकाल सकते हैं। काफ़ी आसान सा यह सवाल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ भी नहीं है। लेकिन यह आपको यदि पूछ देता है, तो यह अभी कभी पूछ सकता है बाइनरी टू डेसिमल या फिर डेसिमल
डेसिमल टू बाइनरी। अभी आपसे जो पूछा है वो पूछा है डेसिमल टू बाइनरी, कभी आपको उल्टा कर भी पूछ सकता है, तो आपको दोनों को देख लेना है। अब अगला प्रश्न है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो इनमें से सबसे अधिक मान किसका होगा। तो मैं बता चुका हूं n प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या तो गिनती की संख्या प्राकृत संख्या होती है, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक n का वैल्यू ये हो जाएगा। अब आपको निकालना है, पहला कंडीशन है n प्लस 5 प्लस n है, यहाँ पे जो दिया है पहला वो दिया है 5 प्लस n, तो 5 प्लस 1 बराबर 6 आ रहा है। फिर यदि दूसरा कंडीशन चेक करते हैं तो 5 प्लस 2 बराबर 7 आ रहा है, तीसरा 5 प्लस 3 बराबर 8 आ रहा है। यदि हम बी कंडीशन चेक करते हैं 5n गुना में है तो 5 इंटू 1 5 आ रहा है, 5 इंटू 2 10 आ रहा है, 5 इंटू 3 15 आ रहा है, यह तेजी से बढ़ रहा है। अब तीसरा कंडीशन है n प्लस 5 बट्टा 5, तो 5 n का मान 1 देते हैं, 5 बट्टे 5 तो 6 बट्टा 5 आ रहा है, यह आ जाएगा 1.2, तो यह तो छोटा हो गया। अब देखते हैं 5n माइनस n, n का मान यदि 1 रखते हैं तो 5 इंटू 1 माइनस 1, 5 माइनस 1 बराबर 4। तो आपको यहाँ से ही पता चल रहा होगा कि आपका जो सबसे बड़ा संख्या आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 5 10 15, तो आपका जो आंसर होगा वो बी होगा 5n। अर्थात गुना में कोई भी संख्या रहता है तो वह ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो आप इसको सिर्फ ऑप्शन को आप सॉल्व करना जान जाइएगा, उसमें कुछ भी नहीं है, बस ऑप्शन को देखना है, उसमें डिजिट जो आपका ये दिया गया है इसको चेक कर लेना है बैठा के, फिर आपका आंसर खुद ब खुद दिखने लगेगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है 36, 54 और 60 के लघुत्तम समवर्तक और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड के बीच का अंतर। तो पहले आप 36, 54 और 60 का एलसीएम निकाल लीजिए। यदि 2 से लगाते हैं 18, 27, 30, फिर 2 से लगाते हैं 9, 27, 15, फिर यदि 3 से लगाते हैं 3 तिया 9, 9 तिया 27, 5 तिया 15, 3 से लगाते हैं 1 3 5, तो LCM बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 दूनी 4 तिये 12, 2 दूनी 4 तिये 12, 25 60, 9 छा के 54, 540 आ रहा है LCM आपका। अब कह रहा है 36, 54 और 60 के लघुत्तम समवर्तक का तथा उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो इसका आप गुणनखंड निकाल लीजिएगा। 36 का 2 दूनी 4 तिये 12 तिये 36, फिर है 54 का हमें निकालना है 2 इंटू 3 2 तिये 6, 6 तिये 18 तिये 54, फिर आपका 60 का निकाल लेना है 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4 तिये 12 पचे 60। अब इसमें आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो एक तो 2 निकल गया उभयनिष्ठ गुणनखंड, 1 2 निकल गया। उसके बाद 2 इसमें है, 3 इसमें है, 2 इसमें है, तो फिर नहीं हुआ, 3 1 है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 5 इस दोनों में नहीं है, तो आपका 3 दूनी 6 उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल गया। अब कह रहा है अंतर, अंतर बराबर LCM माइनस उभयनिष्ठ गुणनखंड।
तो यह हो जाएगा 540 माइनस 6 बराबर 534। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। सीटेट में एलसीएम एचसीएफ से सवाल निश्चित ही आते हैं। आपको 2 से 3 मार्क्स निश्चित ही पूछा जाएगा। आपको एलसीएम और एचसीएफ ठीक से पढ़ लेना है। वैसे कुछ दिन में मेरी भी क्लास आने वाली है और आपको यह सेशन हमारा डिस्कस कैसा लगता है और क्वेश्चन आपको कैसा लगता है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमें सीखने को मिलता है कि आपको अच्छा लग रहा है और हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। मिसबा एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को क्षैतिज वर्गाकार का 10 क्षैतिज रेखाएं बनाकर 10 बराबर भागों में बांट दिया। उसके पास एक जो है सो वर्गाकार कागज का टुकड़ा है, इसको वह 10 क्षैतिज में बांट दिया है। वो 10 में वो बांट दिया है। हम आपको बांट के फिर समझा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा बनाने में वक्त लग जाता है। यह जो है सो 10 जो है सो क्षैतिज रेखा बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्षैतिज रेखा बनाकर उसने बांट दिया। इसमें 6 आयताकार पट्टी को लाल रंग से वह रंग दिया है। तो 6 गो आयताकार जो पट्टी है उसको वह लाल रंग से रंग दिया है। छह पट्टी को उसने लाल रंग से रंग दिया है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 4 उसने छोड़ दिया है, 1 2 3 4 को छोड़ दिया। अब कहता है इसमें 6, उसके बाद कागज को खड़ी रेखाएं बनाकर 10 भागों में बांटा गया है। तो खड़ी रेखाएं बनाकर भी 10 भागों में इसे बांट दिया गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागों में बांट दिया गया है। इनमें से कौन से भिन्न रंगे हुए भाग को नहीं दर्शाती है? तो रंगा हुआ जो भाग नहीं है वो यहाँ से है 3 4, टोटल 10 इधर भी खटाल बनाया गया, 10 इधर। तो कुल बॉक्स बराबर हो गया 10 × 10 बराबर 100। रंगीन बॉक्स बराबर 10 गो खटाल जो है सो 10 ऊर्ध्वाधर रेखा है और 6 पट्टी में वह रंगा है। तो 10 छक्का 60 पट्टी रंगीन है। तो बिना रंगीन वाला जो होगा वह 40 गो पट्टी हो जाएगा। अब कह रहा है उसका कितना भाग? तो 40 टोटल है 100। इसको यदि हम काटते हैं तो 20 दूनी 40, 20 25 100, 2/5 भाग जो है सो वह रंगा हुआ नहीं दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको समझ गए होंगे। इसमें सिर्फ ये समझना है कि यह जो बांटा गया है कितना भाग रंगा गया है और कितना भाग सादा रखा गया है, बस इसी को लेकर इसमें समझने की ज़रूरत है। आपका 2/5 आंसर निकल जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक प्रकार से इसको समझ जाइएगा और यह सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अब है अरीबा और आयान ने ज़मीन पर एक वृत्त बनाने के लिए
कील जो है सो कांटी जिसको बोलते हैं, कीलों और धागे का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। अरीबा ने 5 मीटर लंबी एक रस्सी ली और रस्सी के दोनों सिरों पर कीलों को बांध दिया। अरीबा ने वृत्त का एक छोर जमीन में गाड़ा और उसे पकड़े रही और दूसरा छोर आयन को वृत्त बनाने के लिए दिया। अब देखिए, एक कील यहाँ पे गाड़ा और एक कील ये 5 मीटर का है। अब इसको परितः जो है सो घुमाया गया, नहीं बना है। हम एक बार फिर से आपको बना के फिगर दिखा रहे हैं। तो यह जो है सो 5 मीटर का एक धागा था, एक कील यहाँ था, एक कील यहाँ पकड़ के घुमा दिया गया। फिर आयन ने 3 मीटर लंबी पतली रस्सी ली और अरीबा की तरह ही वह भी एक वृत्त बनाया। तो यह भी जो है सो एक वृत्त बनाया है। तो यह जो है सो 3 मीटर का एक वृत्त बनाया है। इसमें जो है सो उसने यह जो रस्सी है वह 3 मीटर का है, यहाँ पे कील लगा के उसने बनाया है। यह बनाया है अरीबा और यह बनाया है आयन ने। तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यह जो रस्सी आपको दिया गया है यह रेडियस है, त्रिज्या जिसको बोलते हैं। यहाँ भी r बराबर त्रिज्या होता है, जो कि रेडियस आपको 5 मीटर दिया गया है और यहाँ पे 3 मीटर दिया गया। तो आप इसके सहारे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसको हम a दे देते हैं नाम और इसको b। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो वृत्त a का त्रिज्या है 5 मीटर, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू 5 का स्क्वायर बराबर 25 पाई, ये हो जाएगा 25 पाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जो वृत्त दूसरा है, वृत्त B का क्षेत्रफल, वृत्त B का क्षेत्रफल यहाँ पे 3 मीटर है, सॉरी त्रिज्या 3 मीटर है, त्रिज्या 3 मीटर है। तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह पाई इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको कह रहा है दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, आपको अनुपात बताना है। तो अनुपात बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बटे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये निकल जाएगा 25 पाई बटे 9 पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 25:9। ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोनों वृत्त का क्षेत्रफल आपको रेडियस पता था, आपने उससे क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर क्षेत्रफल निकालने के बाद इसका क्षेत्रफल आया 9 पाई मीटर स्क्वायर, इसका आया 25 पाई मीटर स्क्वायर। और यहाँ से जब मैंने रेशियो निकाला तो अनुपात निकल गया 25:9, जो कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका आंसर है। चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल है 17 विद्यार्थी की एक पंक्ति में जब राकेश को 3 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, बाईं पेज में इधर होता है और दाईं इधर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसका स्थान बाईं ओर से 7वां हो जाता है। तो बाईं ओर से जो उसका स्थान है वो 2 3 4 5 6 7वां हो जाता है राकेश का स्थान। 3 ओर जब उसे बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो इससे पहले वो यहाँ पर होगा, इससे पहले वह यहाँ पर होगा
तो यह जो था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां स्थान पे था। पंक्ति में कुल 17 विद्यार्थी थे, तो पंक्ति यहाँ 10 हो गया, तो 11 12 13 14 15 16 17 टोटल लास्ट एंडिंग यहाँ पे है। अब कह रहा पंक्ति के दाईं छोर से, तो ये दाईं छोर है, मैं आपको पहले बता दिया, और ये बाईं छोर है। तो यहाँ से उसकी पहले की स्थिति क्या थी, तो पहले जो यहाँ पे था तो उस समय उसकी स्थिति क्या थी ये आपसे पूछ रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, उस समय स्थिति उसकी 8वीं थी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे जो आपको दिया गया है कि 17 विद्यार्थी एक पंक्ति में, तो राकेश को जब 3 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो स्थानांतरित किया गया, तब उसका स्थान बाईं ओर से 7वां हो गया। आपको ये क्लू पकड़ना है, बाईं ओर से पहले आपको 7 स्थान पे राकेश को बिठा देना है, फिर उसे 3 स्थान खिसकाया गया था बाईं तरफ खिसकाया गया था, अर्थात पहले जो था वो राकेश यहाँ पे था। अब कुल 17 स्टूडेंट है, तो हम 17 तक यहाँ देख लेते हैं। फिर आपको दाईं ओर से उसका स्थान जब गिना जाता है तो वह 8वीं स्थान पे था खिसकाने से पहले। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। जब भी इस तरह का सवाल आपको मिले तो आप काफ़ी आसानी से अस्थिर से बनाइएगा। जितना आप वहाँ पे अस्थिर से दिमाग को स्थिर करके बनाइएगा, उतनी आसानी से और एक बार में आपका सवाल बन जाएगा। वैसे टाइम का वहाँ पे थोड़ा दिक्कत रहता है, तो आपको प्रेशर नहीं लेना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। और हमारी पिछली सभी वीडियो को आप देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण मैथ के सवालों को डिस्कस इसमें किया गया है। तो आइए हम अगले सवाल को अब लेते हैं। 4 वर्ग इकाई के कागज के एक कोने से 1 वर्ग इकाई का टुकड़ा काटकर अलग किया जाता है। एक वर्ग है जिसका माप 4x4 है, ये कह रहा है। तो ये 4 लंबाई है, चौड़ाई भी 4 है। अब कह रहा है कि इसमें एक कोना से काट लिया गया है, इसके एक कोना से जो है सो 1/1 काट लिया गया है। तो अब जो हमारा फिगर हो जाएगा वह हो जाएगा इस तरह से। अब वर्ग जो है सो इस तरह से हो गया, इसका ये 4 है, ये 4 है, ये 1 है, यह भी 1 है, ये 3 बचा और ये 3 बचा। तो अब कह रहा है कि बचे हुए कागज का परिमाप वास्तविक कागज के परिमाप से अधिक होगा। तो पहले हम इसका परिमाप निकाल लेते हैं। तो ये वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a, 4 × 4 बराबर 16। यह तो 16 निकल गया, ये आपको वर्ग नहीं लग रहा है। अब ये अलग शेप में हो गया, 1 2 3 4 5 6 इसकी भुजा हो गया। तो फिगर इसका नाम दे देते हैं हम बी, इसका ए। तो फिगर बी का क्षेत्रफल परिमाप निकालना है। परिमाप बराबर हो जाएगा, यहाँ से लेते हैं 3 + 4 + 4 + 3 4 4 3 + 1 + 1 1 + 1 3 4 7 4 11 3 11 3 14 2 16। तो यह भी बराबर है। तो अर्थात परिमाप में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। बचे हुए कागज का क्षेत्रफल वास्तविक कागज के क्षेत्रफल से अधिक होगा। ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि इसका टुकड़ा कट के निकल गया, तो यह तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। यह भी गलत है, यह भी गलत है। परिमाप में कोई बदलाव नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही कह रहा है कि परिमाप में कोई बदलाव नहीं होगा। और यहाँ पे कह रहा है अगला, क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं, यह भी गलत कह रहा है क्योंकि क्षेत्रफल तो इसका
कम जाएगा। इसका परिमाप हमने आपको निकाल के दिखा दिया है कि परिमाप जो इसका आ रहा है, परिमाप में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, खेल दिवस के मौके पर नींबू पानी बनाया गया, 15 लीटर बाल्टी में भरकर रखा गया। खिलाड़ियों को नींबू पानी बांटने के लिए 2 तरह के गिलासों का प्रयोग किया गया। एक गिलास की क्षमता 100 ml है। गिलास ए 100 ml का है और दूसरा गिलास जो है गिलास बी वह 150 ml का है। यदि नींबू पानी को पूरा बांट दिया जाता है अर्थात बचाया नहीं जाता है तो निम्नलिखित में से गिलासों की कौन सा जोड़ा आने की संभावना है? नहीं है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है कि आपको दिया गया नहीं है, यहाँ पे हम पढ़ दिए हैं। इस चीज को आपको ध्यान देना है कि यदि नहीं है तो आपको नहीं कौन सा होगा वो आपको आंसर करना है में तो आपका 3 होगा, आप है करके निकल जाइएगा आंसर और आपका गलत हो जाएगा। यह सब जो बारीक चीज होता है इसी को पकड़ना होता है और किसी भी शिक्षक के द्वारा जब डिस्कस कराया जाता है या फिर शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाया जाता है तो यह सब जो गलती है आप नहीं कीजिएगा। इसी को बताने का काम शिक्षक के द्वारा किया जाता है, नहीं तो विद्यार्थी खुद ब खुद कर लेते हैं, थोड़ा बहुत उन्हें सहारा की ज़रूरत होती है। लेकिन यह सब जो होता है कि आपको कहाँ पे गलती होने की ज़्यादा संभावना है यह शिक्षक के द्वारा बताया जाता है। अब आप यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए को देखते हैं, 60 दिया है। तो यदि 60 आपका 15 लीटर है, इसको मिलीलीटर में बना लेते हैं तो 1000 से गुना कर लेंगे, 15,000 मिलीलीटर हो जाएगा। अब 60 गिलास दे रहा है ये 100 ml का, तो 60 इंटू 100 ml प्लस 60 इंटू 150 ml, तो 6000 ml ये हो गया। 15 छक्का 90, 9000 ये 9 6 15,000 ml हो गया, जो कि आपका सही है। तो आपका ऑप्शन ए फुलफिल कर रहा है। तो ये तो सही कह रहा है, कौन सा नहीं होगा ये खोजना है। अब हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी को चेक करते हैं उसमें क्या दिया गया है। ऑप्शन बी को देख लेते हैं। ऑप्शन बी में आपका दिया गया है 15 और 90, तो 15 इंटू 100 ml और इसमें 90 जो है सो वो दिया गया है 150 इंटू 90, तो यह हो जाएगा 1500, ये 15 नमा 135, 13,500, तो ये 15,000 लीटर हो रहा है। तो आपका ऑप्शन बी भी एकदम सही है, इसको भी आपको छांटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है 90 और 40। ऑप्शन सी है 90 और 40, तो 90 इंटू 100 ml का रहा है और 40 इंटू 150 ml का रहा है, तो 9000 मिलीलीटर ये हो जाएगा। 15 चौका 60, 6000 ये हो जाएगा, 15,000 मिलीलीटर हो जाएगा। आपका ये भी सही है, तीनों सही है। तो आपका चौथा ऑप्शन आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब 3 ऑप्शन आपका आ रहा है, गिलास पूरा फुलफिल कर रहा है, 1500 मिलीलीटर पूरा बांट दे रहा है, तो चौथा जो ऑप्शन होगा वो ऑटोमेटिक आपका अलग हो गया, आपको उसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। 50 और 70 है, 50 इंटू 100 ml प्लस 70 इंटू 150, तो 5000 ml ये हो गया। 15 सत्ते 105, तो ये हो गया 15,500 ml, जो कि गलत है साहब, ये नहीं होगा।
तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर होगा। आप इसको समझ गए होंगे। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अब है सीजू नाम का जो एक लड़का है, वह सुबह 6:40 बजे, सीजू की बस जो है स्कूल बस, वह 6:40 बजे चलती है। उसे घर से बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट लगता है। तो बस का समय 6:40 है, उसे 10 मिनट लगता है पहुंचने में। यदि आप इसको 10 मिनट घटा देते हैं तो घर से तैयार होकर निकलने का समय 6:30 है। अब कह रहा है कि यात्रा करने के दिन से पहले 7 घंटे उसे नींद चाहिए। उठने के बाद उसे तैयार होने में आधा घंटा लगता है, अर्थात 30 मिनट लगता है उसे तैयार होने में। तैयार होने का वक्त, यह यदि आप माइनस कर लेते हैं इससे, तो वह पक्का 6 बजे उठने का उसका टाइम है, उठने का समय। इसको समझते जाइएगा। तो 6 बजे उसका उठने का समय निकल गया। अब 6 बजे उसका उठने का समय है और उसे 7 घंटा सोना है। तो 7 घंटा आप इसके प्रीवियस बैक में जाइएगा। तो 6 घंटा यदि हम बैक जाते हैं तो 12 बजता है। 1 घंटा यदि और बैक हम जाते हैं तो 11 बजे रात्रि, अर्थात पीएम में वह 11 बजे पीएम में वह जो है सो बच्चा सोएगा। अब इसको हम इस तरह से फिर समझा देते हैं आपको कि 11 बजे वह यदि सोता है तो 7 घंटा यदि सोएगा तो 11 7 18, 12 6 18, अर्थात 6 बजे सुबह वह जगेगा। 30 मिनट उधर तैयार होने में लगता है। 6:30 में वो तैयार हो जाएगा। उसे 10 मिनट घर से निकलकर बस स्टॉप तक आने में लगता है। तो 6:40 में वह पहुंच जाएगा बस स्टॉप के पास। तो उसे सोने के लिए जहाँ जाना चाहिए वो 11 बजे पीएम, अर्थात रात्रि में 11 बजे पीएम में। ये आपका आंसर होगा। तो आप इसी तरह से बैठाते चले जाइएगा। प्रश्न में आपको जिस तरह से पूछा गया है उस तरह से आपको बैठाते चले जाना है, आपका आंसर निकलते चला जाएगा। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादातर गलतियां होती है, ज़्यादातर गलती आप लोग करते हैं, तो इस गलती को सुधारना है। अभी आपके पास वक्त है और एक बार आप सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब अगला प्रश्न है, एक पैटर्न दिया गया है 9 × 9 + 7, तो 88 हो रहा है। फिर अगला जो पैटर्न है 98 × 9 + 6, 8883, मतलब एक 8 यहाँ पे बढ़ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे 9 9 8 9 8 7 ... 9 8 7 6 5 आया, गुना 9 + 7 6 5, ये 5 है। तो आपका अगला पैटर्न क्या आएगा? तो यहाँ पे 3 अंक था, तो 8 जो आ रहा था वो 2 2 4 आ रहा था। यदि यहाँ पे 4 अंक आएगा 9 8 7 6 × 9 + 5 आएगा। तो यह जो आएगा वह 1 2 3 4 5 आएगा। तो अगला जो ये पैटर्न है इसमें जो मान आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा, 6 नंबर आएगा। 6 8 का यह समूह अगला पैटर्न के लिए आएगा। 9 8 7 6 5 प्लस, सॉरी गुना है, गुना 9 + 5। इसको आप गुना करके भी चेक कर, 9 × 5 = 45, 45 यह हमको लगता है थोड़ा क्वेश्चन में तो कहीं नहीं दिक्कत है, मिसप्रिंट तो नहीं हुआ है कुछ।
यहाँ पे 3 आना चाहिए, 6 5 4, यहाँ पे जो है सो 3 आना चाहिए। यहाँ पे आपका 3 आएगा तब ये बनेगा। तो 9 पचे 45, 3 48, इस तरह से आएगा, क्योंकि 6 7 6 5, उसके बाद यहाँ पे 4 आएगा, ये 3 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। यहाँ पे हमको चेक करने के बाद लग गया थोड़ा सा मिस्टेक था, तो मैं उस मिस्टेक को सुधार दिया हूँ। थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक होता है, तो ये करने के बाद 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर आएगा। इस तरह से ये पैटर्न चल रहा है। तो इस पैटर्न पे आपको फोकस करने के बाद आप इतना बड़ा गुना करने से बच जाइएगा। आप यहाँ से देख लीजिएगा कि किस तरह से ये पैटर्न चल रहा है। इस पैटर्न पे आपको काम करना है, फॉलो करना है। तो चलिए चलते हैं, अगले सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है, त्रुटियां गणित की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। त्रुटियां जो है, गलती जो है, वह गणित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वाक्य गलत है क्योंकि त्रुटियां गणित के प्रति लापरवाही वाली अभिवृत्ति को दर्शाती है। सही है क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया है। गलत है क्योंकि गणित त्रुटि रहित विषय है। सही है क्योंकि त्रुटियां कम बुद्धिलब्धि IQ को दर्शाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि सही है, क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने जो गणितीय अवधारणाओं का निर्माण क्या वह कैसे किया है, वह गलती किया है तो कहाँ किया है। तो त्रुटियां जो है सो यदि आप बार बार गलती करते हैं तब आप सुधारते हैं उसमें, तो वह आप ज़्यादा सीख पाइएगा। अब है, छात्रों को जब दो भिन्नों का योग करने के लिए कहा गया, जैसे 2/3 और 4/5, इसका योग करने के लिए कहा गया, तब बहुधा इस त्रुटि का सामना होता है कि वे अंश को अंश में, इसको इससे जोड़ देते हैं, 4 2 6, और हर को हर में 5 3 8, इस तरह से वो जोड़ देते हैं, जो कि गलत है। तो इस भ्रांति का संभावित कारण हो सकता है अध्यापक की संकल्पनात्मक समझ की कमी, कक्षा में छात्रों के ध्यान की कमी, योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना, शिक्षण अधिगम सामग्री का सुलभता से प्राप्त नहीं होना। तो यहाँ पे सबसे जो सटीक आंसर है वह है कि योग जो बच्चा सीखा था 2 + 3 = 5 होता है, 8 + 9 = 17 होता है। ये सीधा सीधा जो जोड़ने वह सीखा था, उसी संप्रत्यय को यहाँ पे वो लागू कर दिया, जो कि यहाँ पे गलत है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। अब है आज के सेशन का लास्ट सवाल, कक्षा की आंकड़ों का संग्रहण की समझ के लिए आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य है। तो कक्षा में विचार विमर्श, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना, भूमिका अभिनय। तो कौन सा ऐसा क्रिया जो है सो किया जाएगा बच्चों के द्वारा जिसमें कि आकलन के लिए आंकड़ों का जो संग्रह होता है, डाटा जिसको हम बोलते हैं, तो सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना। सर्वेक्षण जितना किया जाएगा उसके विभिन्न जो है सो डाटा का संग्रह किया जाएगा बच्चों के द्वारा, उसमें वह दिमाग लगाएगा, उसका रचनात्मक जो क्रिया होगा वह उस पर कार्य करेगा। तो आज के सेशन का यह महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन जो कि लिया गया था, उस 15 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। हो सकता है कुछ टाइपिंग में थोड़ा बहुत क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाता है, तो हम उसको सुधार भी देते हैं। तो आज का यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा, यह डिस्कस कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के सवाल को आप अपने से करके देखिएगा कि आपको कितना सही हो रहा है, वह भी आप हमें कमेंट सेक्शन में
बताइएगा कि आउट ऑफ 15 कितना आपका सही हो रहा है। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आप तक तो हमारी वीडियो पहुँचे ही, साथ ही साथ आपके सभी दोस्तों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यह सीटेट जो दिसंबर में आपकी होने वाली एग्ज़ाम है उसके लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज यह होने वाला है। और लाइक ज़रूर करें। आपको हमारा यूट्यूब चैनल तो पता ही है। यदि आपको जिद है कि आपको शिक्षक अगली बार बनना है तो आज से और अभी से आप लग जाइए हमारे साथ। हमारे यूट्यूब चैनल पे आकर प्लेलिस्ट से पिछली सभी वीडियो को आप देखिए। और मैं CDP का क्लास वहाँ पे दे रहा हूँ, आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। और सीटेट से संबंधित कोई भी सवाल हो आप हमें मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर कोई सुझाव हो तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। मैं उसको फॉलो करने का प्रयास करूँगा। और हमारे यदि आप नए हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से CDP मैथ, EVS और CDP का क्लास कंप्लीट क्लास वहाँ पे चल रहा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।